नमस्ते सभी को। कैसी चल रही है पढ़ाई? बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो हिंदी व्याकरण की 3 क्लास पूरी हो गई है, ये चौथी है। आज भी ये जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार साहित्य तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नया टॉपिक लिया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण की ये 4th क्लास है, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एलडीसी और हाई कोर्ट की जो 4th ग्रेड की भर्ती है उसमें पीटीटी, पीएसआई, बीएसटीसी और भी जो सेंटर की भर्तियाँ हैं उनके लिए ये उपयोगी क्लास है। और सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो और भी किसी के काम आ सके। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ण विचार। वर्ण विचार में हमने वर्ण के भेद पढ़ लिए थे, वर्ण की विशेषता पढ़ ली थी, जो उसके भेद थे उनकी विशेषता पढ़ ली थी, और जो इनके भेद किए गए जो स्वर और व्यंजनी जो वर्ण के भेद थे उनके विशेषता भी हमने पढ़ ली। और अब आगे की क्लास में जो बच्चा है वो हम पढ़ते हैं, लेकिन जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है उसका थोड़ी देर रिवीजन कर लें, जिससे हमारे याद रहने में क्या हो ईजी होगा। तो स्टार्ट करते हैं अगली क्लास जो है वर्ण विचार पे। हमने पढ़ा था कि आपको पूछ ले कि अंतस्थ वर्ण कौन से हैं या व्यंजन कौन से हैं। इसी का नाम है संघर्षहीन या अर्धस्वर या इस द्विवर्ती। जो नाम इनमें से कोई सा भी दिख जाए अर्थ एक ही होगा। अंतस्थ जिनमें आपको मैंने बताए थे चार होते हैं, वो कौन कौन से मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। एक तो ये, रे, ल और व। और आपको ये पूछ लेगा कि विशुद्ध रूप से विशुद्ध रूप से हिंदी में कितने जो अंतस्थ वर्ण है, तो ये और वह, लेकिन लगभग हिंदी में यह, रे, ल, व चारों ही अंतस्थ में आते हैं। अब विशुद्ध रूप का अर्थ ये नहीं है कि अंतस्थ नहीं है और ये और वह का। आपको पूछ लेगी अर्ध स्वर के रूप में, तो ये और वह बताना है, बाकी सभी किस में आएंगे अंतस्थ में। अब ये और वह की बात करें, इन दो वर्णों को क्या कि अर्ध स्वर माना है, न कि पूर्ण, क्योंकि ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। इन कारण इसको क्या माना है, इन दोनों को अर्ध स्वर। बात करते हैं रे और ल को। इनको मैंने आपको बताए थे लुंठित थे, प्रकंपित थे, ये अलग अलग नाम दिया गया, लेकिन आपको ये और वह दो पूछ ले तो आपको ये बताना है कि ये दोनों अर्ध स्वर के रूप में जाने जाते हैं, बाकी नहीं। तो आज तक के कई पेपरों में आया है अर्ध स्वर कौन से हैं, तो आपको ये और वह को चुनना है, न कि रे और ल को। ठीक है, लेकिन अंतस्थ में पूछ ले, संघर्षहीन में पूछ ले, तो ये चारों आएंगे, ये, रे, ल, वह। ठीक है, चलो आगे। अब बात करते हैं कि पार्श्विक वर्ण कौन सा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, पार्श्विक केवल एकमात्र वर्ण है जिसका नाम है ल, जिसको बोलते वगे। सीधी मुंह से हवा न आकर गलप से हवा बाहर आती है, वायु बाहर आती है, जिसके कारण इन्हें पार्श्विक यानी पास से, सीधा न आके पास से, साइड से हवा आने के कारण इन्हें, इस वर्ण को क्या कहा जाता है, पार्श्विक। ठीक है,
उसके बाद हमने पढ़ा प्रकंपित कौन सा होता है, कंपन जात कौन सा होता है, लुंठित कौन सा होता है। इस आधार पर हमने इनको पढ़ा था, जिसमें प्रकंपित आ जाए, लुंठित आ जाए, कंपन जात आ जाए, एक ही होगा जिसका अर्थ है नीचे आएगी ये ध्वनि, शायद रह होगा, देख लो। एकमात्र वर्ण कौन सा है, रह। आपको मैंने बता ही दिया था कि यदि आपको ये पूछ ले कि प्रकंपित का अर्थ क्या है, लुंठित का अर्थ क्या है, तो कंपन, यदि किसी हम वर्ण को बोलते वक्त हमारे जो मुख में कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, उसे प्रकंपित कहते हैं। ठीक है, जिस कारण इस रह का नाम क्या पड़ गया, प्रकंपित या लुढ़कना, ठोकर मारना, इस प्रकार इसका अर्थ होता है लुंठित। जब भी इसका नाम लुंठित हुआ है, मतलब बोलते वक्त वाइब्रेट, कंपन जब मुख में होता है तो उससे क्या बोला जाता है, प्रकंपित। याद रखना। ये किस में पढ़ रहे हैं हमने पहले अभी पढ़ा है कि अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, तो हमने 4 पढ़े, ये रह ल वह, जिसमें ये और वह आपको मैंने अभी बताए थे कि ये दोनों अर्ध स्वर के रूप में। जबकि बात र और लय की बात करें तो लुंठित, प्रकंपित, इस प्रकार के इनके नाम हैं, अंतस्थ के ये भाग हैं। ठीक है, पार्श्विक जिसमें लय हमने पढ़ा है, प्रकंपित या कंपन जात में लुंठित पढ़ा है, तो रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि आपको पूछ लेगी अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, तो आपको ये रह चारों बताना है। और आपको पूछ ले कि केवल अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, तो आपको 2 ही बताना है, ये और वह। आपको पूछ ले कि पार्श्विक कौन कौन से हैं, तो आपको एक ही बताना है, लय। और आपको पूछ ले लुंठित, कंपन जात, इस प्रकार के नाम आ जाए, वहाँ केवल रह को करना है। ये कि नहीं कि सभी इन जो अंतस्थ वर्ण थे इनको अलग अलग भागों में बटा है, जो कंफ्यूज ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा याद रहने की संभावना हो। मैंने आपको पूरा बताया। अब बात करते हैं उच्चिप्त या ताड़नजात या द्विगुण, द्विगुणित, यानी जो ये आपको आएगा, ये पूछ ले कि उच्चिप्त वर्ण कौन सा है, ताड़नजात कौन सा है या द्विगुण कौन सा है, तो आपको बताना है। 2 वर्ण आते हैं, इसमें एक मैंने आपको ड बताया, एक ढ बताया। ठीक है, अब इनकी परिभाषा मैंने आपको पहले ही बताई थी पिछली क्लास में। जीवा की आपको पूछ लेगी उच्चिप्त का अर्थ क्या है, जीवा का अग्रभाग वत्स से अथवा कठोर तालु से टकराकर जो ध्वनि उत्पन्न करता है उसे उच्चिप्त कहते हैं। ऊपर फेंकना व्यंजन कहते हैं। ताड़न से उत्पन्न उच्चरित होने वाले वर्णों को ताड़नजात वर्ण कहा जाता है, जिसमें मैंने आपको 2 बता दिए, एक तो ड और ड। अब बात करते हैं कि इनको किस में अल्प प्राण में रखा गया है, किसको, और किसको महाप्राण में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन आएगा। हमने पढ़ लिया कि भाई प्रकंपित कौन सा है, उससे पहले हमने पार्श्विक पूछा है, वो भी पढ़ा। अब आपको पूछ ले कि उच्चिप्त कौन सा है, तो आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, 2 हैं, ड और ड। लेकिन उन्हीं को भी ये पूछ सकता है कि भाई इसमें महाप्राण का कौन सा वर्ण है और अल्प प्राण का कौन सा है। तो याद रखना, अड है वो अल्प प्राण है और वतर्ष्य उच्चिप्त है। याद रखना, चाहे रट लो किसी प्रकार, ये नाम दोनों में से कोई भी है। अड किस में है, तो ये अल्प है, यानी कम, जिसमें वायु निकले बोलते वक्त, उसे अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण जो डया के रूप में आगे आएगा उसे महाप्राण माना जाएगा। तो आपको याद रखना है, ये देख लो, ढ ये महाप्राण है और मूर्धन्य उच्चिप्त वो वतर्ष्य उच्चिप्तता की श्रेणी में रखा गया है। याद रखने की आवश्यकता है कि आपको इतना ही पूछ ले कि भाई वतर्ष्य उच्चिप्त कौन सा है या महाप्राण में कौन सा रखा गया है, तो इन दोनों के बारे में पूछे, महाप्राण और अल्पप्राण। तो याद रखना है किस आधार पर उच्चिप्त या ताड़नजात द्विगुण, द्विगुणित, एक का भी
नाम है इनका, ये अलग अलग नाम नहीं है, ये चारों एक ही दो वर्णों के नाम है। उच्चिप्त पूछ ले, ताड़नजात पूछ ले, द्विगुण पूछे, द्विगुणित पूछ ले, तो दो ही बताना है। कौन कौन सा? ड, ड, और जिसको महाप्राण और अल्पप्राण पूछ ले तो अल्पप्राण आपको मैंने ड बताया और महाप्राण ड बताया। इस आधार पर याद रखना है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, दिमाग में रखना, ठीक है। हाँ, इनमें एक विशेषता ये रखनी है कि आपको यदि मान लो आजकल जो खतन और कारण के प्रश्न आते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि भाई जो ड ओड का प्रयोग तद्भव में होता है या तत्सम में, तो आपको केवल इतना याद रखना है कि ड और ड का प्रयोग कभी तत्सम में नहीं होगा। यह खास करके ध्यान रखना है, कभी भी इनका प्रयोग तत्सम में न होके तद्भव में होगा, क्योंकि हिंदी का जो आज का प्रेजेंट का मान लो वर्तमान का जो रूप है उसमें इनका प्रयोग किया गया है, नहीं कि संस्कृत में इनका कहीं प्रयोग नहीं है। इस कारण ये तत्सम में प्रयोग नहीं किए जाते, ये खास करके ध्यान रखना है। दो वर्ण है जिनका प्रयोग तत्सम में न होकर केवल तद्भव में होता है, ठीक है। आगे चलो। उच्चारण प्रयत्न बोध तालिकाएं याद रखने का। स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं। हर वर्ग के जगह जो चार चार वर्ण होते हैं उनको जो क ख ग घ मतलब शुद्ध रूप से आपको पूछ ले कि भाई स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है हर वर्ग के प्रथम में चार, केवल पांचवा छोड़ना। लेकिन जो मैंने आपको कल भी बताया था चय वर्ग का, जो आपको ये मान लो पूरा चय वर्ग ही नहीं याद करना है, चय वर्ग को एक साइड में कर दो, बाकी जो चार वर्ग हैं क वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग के प्रथम चारों किसमें आएंगे? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। याद रखने की है कि आपको केवल ये पूछ ले स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आपको केवल बताने चार वर्ग हैं, केवल चय को छोड़ के चारों वर्ग के प्रथम चार आएंगे, उनको किस में रखा गया है? स्पर्श व्यंजन। और इसमें कैंसिल क्या क्या करना है या मतलब अलग क्या करना है? एक तो चय वर्ग पूरा जिसमें पांच वो आ गए, और ये मान लो कि जितने भी ये चारों या पांचों वर्ग हैं उनके जो पांचों वर्ण होते हैं जो नाक से भी बोले जाते हैं उनको हटा दो, यानी कितने हुए? 5 और 4 9, 9 को हटाने पर स्पर्श व्यंजन प्राप्त होते हैं, ठीक है। विशुद्ध रूप से आपको पूछ ले तो स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब बात करते हैं स्पर्श संघर्षी कौन कौन से होते हैं। तो जो हमने स्पर्श व्यंजन में छोड़े थे चय वर्ग के प्रथम चार स्पर्श संघर्षी में आते हैं, तो याद रखना चय, चय, छय, जय और जय, ये चार किस में आते हैं? स्पर्श संघर्षी में। तो आपको पूछ ले स्पर्श व्यंजन अलग होते हैं, स्पर्श संघर्षी ये नाम याद खास रखना, ठीक है। स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं तो आपको चार बताना है, चय वर्ग के प्रथम में चार, रटने की जरूरत नहीं है, पांचवा नहीं होगा। अब आपको पूछ ले केवल संघर्षी, तो आपको मैंने संघर्षी कौन कौन से बताए थे? तालव्य से और मूर्धन्य से और दंत्य से और जीवा से या अलिजीवा से बोला जाने वाला, काकल्य से बोला जाने वाला है। ये तो चार तो हैं ही हैं, क्योंकि ये इनका प्रयोग संस्कृत में खूब सारा होता है। जो ये मैंने नुक्ता लगा हुआ कै, नुक्ता लगा कै, गै और जय और फै, ये लिखे हुए हैं 4 और 1 5, ये हिंदी में इनका आजकल ज़्यादा प्रयोग होने के कारण इनको संघर्षी में रखा गया, लेकिन संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं है, केवल ये चार रखे गए हैं, ठीक है। तो आपको पूछ ले संघर्षी कौन से हैं, मतलब संघर्षी का अर्थ क्या है? पहले तो बात ये, यदि हम कोई वर्ण बोलते हैं तो बोलते हुए वक्त हमारी क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत या संघर्ष करना पड़े बोलते वक्त, जो शब्दों को जिनमें बोलते वक्त अधिक संघर्ष या जोर आए उन्हें संघर्षी वर्ण कहते हैं। ये क्या, जब बोलेंगे तो संघर्ष पैदा करके, घर्षण उत्पन्न करके फिर ये बाहर आएंगे, जिस कारण इनका नाम क्या रख दिया? संघर्षी व्यंजन, ठीक है।
अगली बात करते हैं, मैंने आपको बताया नासिके हर वर्ड जो वर्ग है उसका प्रथम ने हो गया पांचवा, मतलब यह है कि क वर्ग का पांचवा, च वर्ग का पांचवा, ट वर्ग का पांचवा और त वर्ग का पांचवा तथा ये प वर्ग का पांचवा। तो आपको पूछ ले नासिके व्यंजन कौन से हैं, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे वर्ण जो हर वर्ग के जो 5 वर्ग हैं उनके अंतिम वर्ण हैं उन्हें नासिकीय व्यंजन कहते हैं। नासिकीय क्यों कहते हैं वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि नासिकीय उन वर्णों को कहते हैं जब बोलते होते वायु मुख से तो निकलती है लेकिन साथ साथ में नाक का भी प्रयोग होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, नासिकीय। तो याद रखना हर वर्ग का 5वां। अब हमने पढ़ा था अंतस्थ, जिसमें अलग अलग बांटे थे। मैंने अंतस्थ आपको बताए थे कि अंतस्थ भाई 4 हैं। कौन कौन से हैं, ये, र और ल और व, ठीक है, ये 4 हैं अंतस्थ में। लेकिन आपको पूछ ले कि अर्ध स्वर स्वर, तो आपको बताना है ये और वह। कहने का मतलब ये है कि इन दो वर्णों को अर्ध स्वर के रूप में भी माना जाता है, ठीक है। तो खास करके इन दो वर्णों के बारे में जानना है। अंतस्थ आपको मैंने चारों बता दिए थे, ये र ल व, लेकिन अर्ध स्वर के रूप में पूछ रहे ये और वह, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पार्श्विक। मैंने पार्श्विक का को अभी भी बताया, जिनको बोलते वक्त हवा जीभ के ऊपर से ना आकर साइड से हवा आती है बोलते वक्त, जिस कारण इसका नाम है पार्श्वी रख दिया है, जो एक ही वर्ण है, कौन सा, लय। उसके बाद मैंने लुंठित बता ही दिया, केवल रह, ठीक है, बोलते वक्त जो कंपित होता है, वाइब्रेट होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, लुंठित या प्रकंपित। उसके बाद मैंने उच्छिप्त वर्ण बताए। आपको पूछ ले कि ये तो लुंठित बता ही दिया, आपको उच्छिप्त पूछे जिनको फेंका जाता है बोलते वक्त, ऐसे वर्ण ड और ड, इनको याद भी रखना है। महाप्राण और अल्पप्राण के रूप में भी, कौन सा महाप्राण है कौन सा अल्पप्राण है, वहीं से भी प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा स्वतंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी जिन ये हमारे जो स्वर की तंत्रियां हैं उनमें कंपन के आधार पर कितने वर्ण हैं, उस आधार पर हमने पढ़ा। 2 भागों में बांटा गया है, याद रखना कौन कौन से। प्रथम है घोष और दूसरा है अघोष। इसमें फर्क क्या है, घोष वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों का आपस में पास पास आ जाती हैं और उनमें कंपन होता है, उन्हें घोष कहते हैं। मतलब जिन वर्णों को बोलते वक्त हमारी जो स्वर तंत्रिकाएं हैं 2, वो आपस में पास पास आ जाती हैं बोलते वक्त, इस कारण इनका क्या नाम रखा है, घोष। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। परिभाषा तो इसलिए बताइए कि आजकल परिभाषा भी पूछ रहे हैं, क्योंकि लोग रट के चले जाते हैं कि घोष कौन से, केवल ये है, लेकिन उनकी परिभाषा नहीं जानते तो उत्तर भी गलत हो सकता है, क्योंकि खत्तन और कारण में आते हैं, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन से हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां, जैसे क का ग घ ण, च वर्ग के 3 जैसे शुरू होके 5वें वर्ण तक आएंगे, जय जय जय, ठीक है। फिर ट वर्ग के 3, फिर त वर्ग के 3, फिर प वर्ग के अंतिम 3, साथ में ये र ल व, ये याद रखना ही रखना है। आपको पूछ ले कि घोष में कौन कौन शामिल है, तो हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा और ये र ल व,
ठीक है। उसके बाद नुक्ता लगा जय, नुक्ता लगा गय और है। आपको याद रखना है घोष में है, न कि अघोष में। कंफ्यूज होगा, महाप्राण अल्पप्राण में पढ़ते हैं ना, तो है उनके साथ होता है, किसके साथ नहीं होता है। तो आपको मैं बार बार पिछली क्लास में भी यही बताया था कि आपको याद रखना है घोष में है आएगा, ये रेलवे के साथ सह न आएंगे, तीनों नहीं आएंगे। फिर बात करते हैं डे और डे, जो मैंने आपको बताए थे, ये हिंदी में ही प्रयोग होता है, न कि संस्कृत में। ये तद्भव शब्द है, न कि तत्सम, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा किस में आते हैं, घोष में। उसके साथ ये रह वह और है, ये तो खास करके याद रखनी। फिर नुक्ता लगा गए, नुक्ता लगा जय और डैड, ये भी इसमें ही शामिल है, चार और। तो आपको याद रखने की जरूरत है, घोष में कौन आएगा, है साथ में जरूर आएगा, ये रह के, ठीक है, से नहीं आएंगे। अब बात करते हैं अघोष। अघोष कौन से, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष कहते हैं। कौन कौन से हैं देखो, हर वर्ग का प्रथम और द्वितीय, उसमें क्या था, तृतीय चतुर्थी पंचम, ठीक है। इसमें प्रथम और द्वितीय, कैक है, चय छह, यानी हर वर्ग का प्रथम द्वितीय, टैट है, तैत है, पैफ है और तीनों सह। इसमें है नहीं है, ये खास करके ध्यान रखना है, अघोष में है नहीं है, ठीक है। और ये है किसके साथ है, घोष में ये रेलवे के। तो यहाँ कंफ्यूज होता है, यहीं से पर्सन एग्जामिनर उठाता है और वहीं सभी का गलत होता है, यदि गलत हुआ तो आपको ध्यान रखना है, घोष में है आएगा, वो भी ये रेलवे के साथ, और अघोष में केवल तीनों से आएंगे, है नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने उसमें गए और जय वो पढ़ रहे थे, इसमें कै ख जो नुक्ता लगे हुए और फै, ये किस में आते हैं, अघोष में। तो कैक है और फै, मतलब आपको कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना ध्यान रखना है, हर वर्ग का प्रथम द्वितीय। तो प्रथम द्वितीय आ रहे हैं ना, वो नुक्ता लगा हो या ना हो, और ये द्वितीय हो गया पै वर्ग का, जिसमें नुक्ता लगा हुआ है, ठीक है। तो रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की है। घोष को सामान्य स्वर कहते हैं, ये खास करके याद रखना, प्रश्न आ रहा है कि घोष वर्ण को सामान्य स्वर कहते हैं या असामान्य। अघोष को जंपित स्वर या असामान्य स्वर कहा जाता है, ठीक है। घोष अघोष मैंने ये आपको पढ़ाई दिए, इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की है। अब बात करते हैं कि प्राण तत्व के आधार पर जो व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण है वो किस आधार पर है। प्राण का अर्थ क्या है, प्राण का मतलब श्वास, वैसे भी अर्थ प्राण का श्वास ही होता है, जब तक श्वास चलते तब तक जिंदा है, श्वास बंद है तो मरे हुए। तो मतलब हवा के हिसाब से कि कम निकल रही है अधिक निकल रही है बोलते वक्त, प्राण यानी वायु, बोलते समय वायु किस मात्रा में कितनी निकली, इस आधार पर इनके दो वर्ण किए गए हैं जो निम्न है। पहला है अल्पप्राण, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास बल कम, यहाँ कोर देना कम लगता है, ठीक है। प्राण का अर्थ है वायु या अल्प का अर्थ है थोड़ा, याद रखना कि प्राण का तो अर्थ है वायु और अल्प का अर्थ है थोड़ा, वो मैंने आपको बता ही दिया। अर्थात अल्पप्राण व्यंजन ध्वनियों को उच्चारित करते समय निश्वास कम मात्रा में निकलता है और उसमें वेग भी नहीं होता, वेग यानी गति मान लो, तो कम गति होती है। उन वर्णों के लिए क्या शब्द आता है, अल्पप्राण। और अधिक गति या वेग जिन
वर्णों में वायु का होता है उन्हें क्या बोला जाता है? महाप्राण। इसका उल्टा होता है। हिंदी में वर्णमाला के 500 वर्गों के कौन कौन से हैं देखो। प्रथम वर्ग का क, जो च, ट, त, प, यानी हर वर्ग का प्रथम। फिर बात करते हैं हर वर्ग का तृतीय, ग, ज, ड, द और प। फिर उसके बाद बात करते हैं पंचम, हर वर्ग का पंचम, जैसे क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का और त वर्ग और म वर्ग का पांचवा। उसके बाद इसमें एक मिस प्रिंटिंग हुई है, जिसमें मैंने आपको कल ही बताया था कि ये जो उसम बता रखे हैं ये अल्पप्राण में न होकर महाप्राण होंगे। कारण ये हुआ कि इनको बोलते वक्त क्या है, हमारे मुख से वायु अधिक बोली जाती है या अधिक बल लगता है, जिस कारण इनको किस में रखा है? महाप्राण में। यहाँ ये मिस प्रिंटिंग मान लो, ठीक है। अब बात करते हैं महाप्राण। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास बल अधिक लगता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिन वर्णों के बोलते वक्त जो श्वास का यानी हवा का बल अधिक लगे उन्हें तो महाप्राण कहते हैं, कम लगता है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा का अधिकाय हो, मतलब अधिक हो, श्वास बल अधिक हो लगे, उन्हें क्या कहा जाता है? महाप्राण कहा जाता है। इसमें कौन कौन से हैं ये देख लो, हिंदी वर्णमाला के 500 वर्गों के कौन कौन से महाप्राण में। हर वर्ग का द्वितीय, मतलब क वर्ग का द्वितीय ख हो गया, च वर्ग का द्वितीय छ हो गया और ट वर्ग का द्वितीय ठ हो गया, त वर्ग का द्वितीय ठ हो गया और प वर्ग का फ हो गया। याद रखना है हर वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ। चतुर्थ की बात करें, क वर्ग का गह, च वर्ग का जह, ट वर्ग का डह और द वर्ग जो आता है त वर्ग उसमें द आएगा और प वर्ग का चौथा भ। तो कहने का मतलब ये है कि महाप्राण में कौन से आएंगे और अल्पप्राण में कौन से आएंगे। तो आपको याद रखना है कि जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाए, जो महान होता है उसमें दो का पूरा पूरा भाग जाए, उन्हें क्या कहा जाता है? महाप्राण। याद रखने की एक ट्रिक है, आपको अच्छी लगे तो याद रखना, नहीं छोड़ देना। आप जैसे याद रखो वैसे रख लो। तो मतलब जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाए, 2 और 4 महाप्राण, बाकी के अल्पप्राण। हर वर्ग की बात करें, यहाँ कंफ्यूज ना हो। तो महान होता है जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है, जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जा रहा है उन्हें अल्पप्राण के रूप में छोड़ दो। तो जिसमें 2 का पूरा भाग किस में जाता है? द्वितीय और चतुर्थ में। तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो उस वर्ण में, उसमें मैंने काटे हैं अल्पप्राण में, क्योंकि अल्प में ये नहीं होते, महान में होते हैं, क्योंकि इसमें बोलने के लिए हमें वायु की अधिक आवश्यकता होती है। इस कारण इन्हें किस में रखा है? प्राण। और से उस वर्ण कौन कौन से? तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स और अलीजीवा से बोला जाने वाला या काकल्य है, ठीक है। उसके बाद कहीं कहीं ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसमें मैंने लिखा है न, मैं, ल तथा ढ। ये किस में आएंगे? महाप्राण में। और इसका खास याद रखना, ये महाप्राण है, मैंने आपको पहले ही बताया। ड किस में बताया था? अल्पप्राण में, ठीक है। प्राण तत्व है बोध तालिका, ये वही चीज़ें जो अभी पढ़ गए, घोष अघोष, ठीक है। आपको याद रखना है, कोई भी तरीका हो ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे, हमारा प्रश्न गलत न हो। स्वर एवं व्यंजन वर्ण के उच्चारण स्थल आपको मैंने कल बताई थी कि स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थल कौन कौन से हैं, जिसमें ए कहाँ से बोला जाता है और क कहाँ से, मतलब याद रखने का एक सूत्र बताया था। कु है विसर्ग, मतलब ए वर्ग के दोनों ए और आ, कु का अर्थ है क वर्ग पूरा और है का मतलब है ही, इसमें नहीं लगा हुआ है लेकिन है इसमें शामिल है, ठीक है भी इसमें शामिल है। और विसर्ग जहीं आपको कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए तो उसको बताना है ये किस में है? कंठ में,
ठीक है, स्थान बता रहा हूँ, उच्चारण स्थान। तो याद रखना दोनों ए और आ किसमें, कंठ में, और कु का अर्थ है कै वर्ग का पूरा, और है का अर्थ है अलीजीवा से बोला जाना। दो जगह है इनका स्थान, कंठ और अलीजीवा मान लो, काकले मान लो वहाँ से, और विसर्ग ये कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से। ठीक है, चलो अगला, ये मैंने कल भी बताए थे आपको याद रखने के लिए। अब बात करते हैं अगला, इच्चु ये सणाम तालु। कहने का अर्थ है ई और जो छोटी है और बड़ी दोनों ही कहाँ से बोली जाती है, तालु से। ठीक है, और चू का अर्थ है पूरा चय वर्ग। ठीक है, उसके बाद ये और सह जो तालव्य सह होता है गोल वाला ये बोलते, उसे भी कहाँ से बोला जाता है, तालव्य से। ठीक है, याद रखे, उच्चारण स्थान क्या है, तालु। उसके बाद अगला ऋतु रस, यहाँ लिखा है लेकिन इसको याद रखने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, ऋतु रसाणाम याद रखना, याद रह जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करो, यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं कई कई बार, दो दो तीन तीन प्रश्न पूछ ले कि यदि आपको ये पूछ ले कि भाई बताओ ये वर्ण कहाँ से बोला जा रहा है, मैंने देखा है ये प्रश्न उच्चारण स्थान पूछते हैं ज़्यादातर, वर्ण स्थान से अल्पप्राण महाप्राण पूछते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यहाँ लोग पहचानने से ये मान लो इनकार कर देते हैं, याद ही नहीं रहता कि कहाँ से बोला जाता। तो ये सूत्र इसलिए मैं लिख के लाया हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको पढ़ो, फिर ऑटोमेटिक अपने आप बोले जाएंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ इच्छु ये सनाम अकु विसर्जनीय, ठीक है, ऋतु रसाणाम मुद्दा, तो ऐसे अपने आप बोले जाने लगे, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इसमें कौन कौन से है, दोनों री, छोटी री और बड्डी री। ठीक है, टय वर्ग पूरा, और देख लो इसमें रह तो ये रह, और मुन्ने ये सह है तो सह ड और ड इसमें शामिल है। ठीक है, ड और ड किसमें शामिल, ऋतु रसाणाम मुर्दा, दोनों को इनको खास करके याद रखना, ये बहुत जगह आ रहे हैं। ठीक है, ड और ड दोनों किसमें आने, मुर्दा में। इनका उच्चारण स्थान मैंने आपको बता ही दिया, मुर्दा है। ठीक है, उसके बाद है तुलस तंते, मतलब तय वर्ग पूरा और लय और दंते सह कहाँ से बोला जाते हैं, तो ये दंते वर्ण है। ठीक है, यानी जो तय वर्ग की पूरी लाइन है या वर्ग है पूरा का पूरा कहाँ से बोला जाता है, तो याद रखना दंते से, और लय जो हमने अभी पढ़ा था पार्श्विक वर्ण वही भी कहाँ से बोला जाता है, दंते से, और साधन सह भी जिसको हम ज़्यादातर लिखते वही भी दंते से, इसलिए याद रखना। ठीक है, देख लो तय वर्ग पूरा यहाँ और लय और सह। तुलस इतना याद रखना, किसी तुलस नाम के आदमी तुलछाराम याद रखना, या तुल कुछ भी याद रखना, आपको याद रखना है तुलस में किस में कौन कौन से वर्ण आते हैं जो दंते से बोले जाते हैं, तय वर्ग पूरा और लय और सह। उच्चारण स्थान मैंने बता ही दिया, दंते है या दंत है। फिर उपू आपको मैंने कल भी बताया था, ओष्टे या ओठ के द्वारा जो बोले जाते हैं, ऊ यानी दोनों ऊ, छोटा और बड़ा ऊ, और पू का अर्थ है पै वर्ग पूरा और वह, तो खास करके याद रखना, देख लो दोनों ऊ पूरा पै वर्ग और वह कहाँ से बोला जाता है, एक ये बोले जाते कहाँ से, ओष्ठ। ठीक है, फिर नासिका के हर वर्ग का जो मैंने आपको बताया था पांचवा, जैसे कै वर्ग का पांचवा, चय वर्ग का पांचवा, टय वर्ग का, तय वर्ग का और मैं। उच्चारण स्थान आपको बता ही दिया कौन सा है, नासिक, ये तो आपको खास करके याद होंगे। आगे बात करते कंठ तालव्य, मतलब कैसे कई ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलते वक्त दो दो उच्चारण स्थानों का प्रयोग होता है, क्योंकि दो दो उच्चारण स्थान वाले शब्दों से नए जो वर्णों का निर्माण है, मतलब दो अलग अलग जगह से बोले जाने वाले वर्ण हैं, उनसे एक नए वर्ण का निर्माण हुआ है, जिसके कारण ये एक से अधिक स्थान से बोले जाते हैं, जैसे कंठ और तालव्य। अब कंठ से क्या बोला जाता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि ए या आ जो आगे संधि में पढ़ेंगे, प्लस यदि
छोटी ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए, तो निर्माण किसका होगा, ए का। इसी प्रकार जो ये ऐ है उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि ए या आ प्लस ए या आई आ जाए तो निर्माण किसका होगा, आई का। तो इस आधार पर यह पता चलता है कि भाई कंठ तालव्य ए और आ का स्थान कंठ है, तालव्य ई और बड़ी ई का है। इस आधार पर इन्हें कंठ तालव्य माना गया। तो याद रखना हर वर्ग कौन कौन से ए और आई कंठ तालव्य, याद रहेंगे कंठ तालव्य है ये रहा। फिर कंठोष्ठ, अगला है कंठ और ओष्ठ, मतलब कंठ और ओष्ठ का प्रयोग दो दो स्थान से कैसे हुए देखो। यह जो ओ का निर्माण है हमने पढ़ा है, ए या आ प्लस जो ऊ या बड़ा ऊ होने पर किसका निर्माण होता है, ओ का। उसी आधार पर ए या आ दोनों में से कौन सा एक हो प्लस क्या होगा, ओ या औ होने पर किसका निर्माण होगा, औ का। ठीक है, याद रह गया। इस आधार पर ए और आ का स्थान क्या हुआ, कंठ, और ऊ का स्थान क्या है, कंठ ओष्ठ। ठीक है, तो कंठ ओष्ठ के आधार पर क्या बने, ओ और औ। तो आपको पूछ ले कंठोष्ठ कौन से कंठ और ओष्ठ, तो कै और जो कंठ है उसमें क्या आ गया, ए और आ। ओष्ठ में कौन से आ गए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इस आधार पर इनको कंठोष्ठ बोला गया है। कौन कौन से, ओ और औ को। ठीक है, इन स्वरों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ बता ही दिया। फिर है दंतोष्ठ, दांत और होठ। कौन कौन से वर्ण हैं, दो हैं, एक तो व और नुक्ता लगा फै। दांत और ओष्ठ है। ठीक है, फिर वतस्य जिसमें न और न और र ल ल स और नुक्ता लगा जय, यहाँ से कम आते हैं। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि वतस्य कौन कौन से हैं। तो एक तो न, एक न है जो न में आधा आधा न और है पूरा है। ठीक है, फिर र, फिर आधा र और है ल और स और नुक्ता लगा जय। ये वर्ण किस में आएंगे, वतस्य में। तो याद रखना, रट लेना, किसी तरह से याद रहना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, कैसा भी प्रश्न आए। उसके बाद बात करते हैं काकल्य, या मैंने अलीजीवा जो नाम दिया वो मात्र एक का नाम है वर्ण को याद रखना। केवल है को पूछ ले कि काकल्य कौन सा है, अलीजीवा से कौन सा बोला जाता है, तो केवल है। और मैंने पहले आपको अर्ध स्वर के रूप में बताया था ये और वह, तो याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। अब बात करते हैं आगे, एक या दो स्थान से बड़े। अब बात करें हिंदी भाषा में कुछ ऐसे वर्ण भी हैं होते हैं जिनके उच्चारण स्थान दो होते हैं, मतलब एक से अधिक स्थान बोले जाते हैं। अभी है की बात करें, काकल्य भी बोल देते हैं, और अलीजीवाई हो गई। और मैंने आपको बताया कि है अकु विसर्जनीय कंठ से भी बोला जाता है, अलीजीवा से भी बोला जाता है। इस आधार पर दो स्थान हो गए, जिनमें कौन कौन से हैं देखो। जो कैवर का अंतिम वर्ण है जो किस कहाँ से बोला जाता है, एक तो मैंने बताया कि अक्कू का मतलब कै वर्ग का पूरा किसमें, कंठ में बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हर वर्ग का पांचवा रह गया, इस कारण इसको नासिका से बोला जाता है। तो आपको याद रखना है हर वर्ग के अलग अलग जो 5 वर्ण है अंतिम, उनको नासिका के साथ भी बोला जाता है, और इनका एक अलग स्थान भी होता है, जिसमें ड़ को जो वर्ण बोलते हैं इसको कंठ से भी बोलते हैं और नासिका। इसी आधार पर ये चय वर्ग का अंतिम है, इसको तालु से बोलते हैं, इच्चो ये सणाम तालु आ गया, और फिर नासिका से तो है ही है। ठीक है, उसके बाद टय वर्ग का अंतिम बात करें तो इसको ऋतु रसाणा मुर्दा, मैंने आपको बताया था, जो मुर्दा से भी बोला जाता है और नासिका से। उसके बाद नया की बात करें जो तय वर्ग का है, जगह दंते से भी
तुलस, आपको बताया था तुलस, उसको कहाँ से बोला जाता, दंत से भी बोला जाता है और नासिका से। फिर बात करते हैं मैं, ये पैवर का अंतिम है, जिसे ओष्ठ से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उपू आपने पढ़ा, उसमें देख लो, दोनों ऊ छोटा और बड़ा और पैवर पूरा तो आ गया ना मैं। फिर उसके बाद बात करें तो ये नासिका से बोले जाते हैं। इस आधार पर ये कहाँ कहाँ से बोले जाएंगे? दो दो स्थान से। अब बात करते हैं ए और आई। पीछे भी पढ़ के आए हैं कि भाई इनका स्थान क्या, कि ए में जो ए मिला, ए या आ, ये दोनों कहाँ से आए? कंठ से, मतलब इनका स्थान क्या है? कंठ। ठीक है। उसके बाद बात करें जो इसमें छोटी ई और बड़ी ई, इनका स्थान मैंने आपको पहले ही बताया, इच्चो ईशाणा यानी तालु। ठीक है, तो इस आधार पर ये भी दो स्थान से, कंठ और तालु। उसी आधार पर मैंने आपको बताया ओ और औ। ओ कम में जो ए या आ है वो तो कंठ से है, और जो ऊ और बड़ा ऊ है वो कहाँ से है? ओष्ठ से। इधर क्या हुए? कंठ और तालु। उसके बाद हमने बात की वह और वह, यह दंत से भी बोला जाता है, वह तुलस या, हाँ ठीक है, और वह ओष्ठ से भी बोला जाता है। इस आधार पर दो स्थान हो गए। उसके बाद है की बात करते हैं, है कंठ से भी बोला जाता है, ठीक है, काकल्य से बोला जाता है, अलिजीवा से बोला जाता है, सुरयंत्र। ठीक है, तो आपको याद रखना है कंठ में जो ये चार मैंने बताए अकु विसर्जनीय है, उसमें सूत्र में नहीं था लेकिन संस्कृत में दिखाते। इस आधार पर ये हो गया कि है का स्थान एक तो काकल्य या अलिजीवा बोल दो, या एक स्थान और है कंठ। ठीक है, याद रखना। व्याख्या। हर वर्ग का पांचवा, क वर्ग का पांचवा, च वर्ग का पांचवा, ट वर्ग का और त वर्ग का और मैं वर्ग को नासिकीय वर्ण कहते हैं। एक बार फिर बताने की कोशिश की, कहा जाता है इनका मुख्य उच्चारण स्थान नासिका है। आपको खास करके ये पूछ ले कि भाई हर वर्ग का पांचवा दे दिया एक ऑप्शन के रूप में, हमें चार ऑप्शन आते हैं उसमें ये दे दिया कि ये कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, तो आपको बताना है मुख्य रूप से ये नासिका से बोले जाते हैं। बाकी इनका हर वर्ग में भी गिना जाता है, जैसे अकु विसर्जनीय कंठ, तो उसमें क वर्ग का पांचवा भी तो आया है। तो इस आधार पर मेन मुख्य तौर पर पूछ लिया तो आपको नासिका होता है, लेकिन ये जिन वर्णों के सदस्य होते हैं उस वर्ग का उच्चारण स्थान भी इनके ऊपर लागू होता है। ठीक है, तो याद रखना। उदाहरण के लिए ऋण का जो क वर्ग में मैंने आपको पहले ही बता दिया, देख लो, इसका जो ये क वर्ग का अंतिम है ही सदस्य है मान लो, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ, यानी अक्कू है विसर्जनीय कंठ। तो ए कहाँ आया? कंठ में, कंठ से बोला जाता है। ए जो क वर्ग है पूरा, जिसमें इसका पांचवा वर्ग तो आएगा ही, वर्ण आना है, वो कहाँ से बोला जाता है? तो याद रखना कंठ। उसके बाद इसी का बात करें तो ये नासिका से भी बोला जाता है। हर वर्ग का जो अंतिम है उसे नासिका से बोला जाता है, इस कारण इन्हें कंठ और नासिका दोनों में गिना जाता है। याद रखना, आपको इस टाइप के प्रश्न पूछ सकता है। यदि विकल्प में नासिका न हो तो कंठ को चुनना चाहिए, लेकिन यदि दोनों कंठ और नासिका दिए हो तो नासिका को प्राथमिकता दी जाती है। याद रखना, ये मैंने आपको पहले अभी बताया कि यदि आपको पूछ ले कि भाई जो हर वर्ग का पांचवा है तो वो कहाँ से बोला जाता है, तो आपको ये बता दे कि पहले नासिका चुनना है, उसके बाद उस वर्ग को हम जहाँ से मानना है या बोला जाता है उस वर्ग के स्थान पर पांचवा आता ही है, लेकिन मुख्य रूप से मैं पहले प्राथमिकता किसको देनी है? आपको नासिका। ठीक है, हर वर्ग का ही मान लो, हर वर्ण जो अंतिम वर्ण होता है उसमें शामिल है। कंठ नासिका जैसा संयुक्त विकल्प दिया हो तो वही सही माना जाएगा। यदि आपको या तो पूछ ले कंठ से बोला जाता है, मतलब जो हम बात कै वर्ग की कर रहे हैं, या आपको ये बोलते कंठ नासिका, तो कंठ नासिका करना है, या कंठ नासिका न आकर नासिका और कंठ दोनों आ जाएं तो पहले नासिका करना है, कंठ नासिका आने पर कंठ नासिका करना है। ठीक है।
ये इम्पोर्टेंट, मैं इम्पोर्टेंट के रूप में इसको कर रहा हूँ। इसी प्रकार क वर्ग का पांचवा और च वर्ग, ण, न और मैं हर वर्ग के पांचवें वर्ण को भी यही नियम लागू होता है। समझ गए आपको कि हर वर्ग का, जैसे च वर्ग का नहीं, क वर्ग का कहाँ से बोलता है, कंठ से, और नासिका से। च वर्ग का इच्चो है षणाम तालु, तो तालु से भी बोला जाता है, और कहाँ से, नासिका से। इसी प्रकार ऋतु रसाणाम मुर्दा, मुर्दा से भी बोला जाता है, और नासिका से। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिनका जिन वर्ग में एक तो गिनती होगी और एक नासिका के रूप में बोले जाने वाले वर्णों के रूप में हर वर्ग का पांचवा बोला जाएगा। ए और ई का आपको बता दिया, कंठ और या केवल तालु नहीं हो, बल्कि कंठ तालु से होता है। अब बात करते हैं, इसमें क्या समझ में आया कि ए और ई का बात करें तो ए और केवल कंठ नहीं आएगा या केवल तालु नहीं आएगा, इसमें कंठ और तालु दोनों शामिल होंगे। इस आधार पर इनको क्या मानना जरूरी है, कंठ तालु, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, अकेला नाम ना आए तो मानना मत, क्योंकि आएगा भी नहीं। कंठ तालु साथ में आए तो ए और ऐ का मानना है। उसके बाद बात करें ओ और औ, उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ से है, न कि कंठ अकेला या कंठ अकेला या ओष्ठ, यानी दोनों साथ में नाम है कंठ ओष्ठ, तो आपको क्या करना है, ओ और औ। ठीक है, फिर वह और फ का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ से माना जाता है, यह खास करके याद रखना। वह और फ, इनका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। ठीक है, संस्कृत में है का उच्चारण स्थान केवल कंठ मानना है। मैंने बताया ना कि ये जो सूत्र था ये हिंदी का रह गया, उसमें है का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन यदि संस्कृत में पूछ ले तो आपको केवल बताना है कंठ। तो ये सूत्र बोल के दे लो, अक्कु विसर्जनीय कंठ, अक्कु विसर्जनीय है कंठ, ऐसे इसका वो सूत्र बोला जाता है। इस आधार पर ही है कहाँ से बोला जाता है, केवल कंठ से। लेकिन हिंदी में है के लिए क्या क्या आ रहे, कंठ आ रहा है, काकल आ रहा है, अलेजीवा आ रहा है, और स्वर यंत्र भी स्वीकार किए गए। तो इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। केवल हिंदी का नाम ले तो ये चारों, यदि संस्कृत का केवल नाम ले तो केवल कंठ से है बोला जाता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी का इम्पोर्टेंट मानो, लेकिन याद रखना जरूरी है। इनका रचनात्मक विवरण क्या है, स्वर जीवा का भाग, मुख के खुलने के आधार पर उच्चारण काल मान ओठों के आधार पर उदाहरण कौन कौन से हैं। अब देखो कि भाई इनका जो हमने पढ़ा था, अर्ध विपरीत थे, अर्ध संवरित थे, दीर्घ, इस आधार पर इन जो स्वर हैं जीवा का भाग मुख के खुलने आधार पर उच्चारण स्थान या कालमान ओठों के आधार पर माना गया। तो इन 11 जो स्वर हैं उनको देख लो कि किस किस आधार पर बांटा गया है, रट लो। या आपको मैंने पिछली क्लासों में एक एक बता दिया, हर स्वर कौन सा है, अविवृत मुखी कौन सा है, अर्ध विवृत कौन सा है, ठीक है, उदासीन कौन सा है। तो फिर भी एक बार बता देता हूँ, जो हमने हमारे स्वर हैं 11 हिंदी में, उनमें से प्रथम है ए। आपको पूछ ले ए कहाँ कहाँ से बोला जाता है या इसका क्या क्या भाग माना जाता है, ये कौन सा स्वर है, तो ये मध्यम स्वर है, मतलब बोलते वक्त जीभ का कौन सा भाग काम में लिया जाता है, मध्य भाग, इसलिए कारण ये क्या होगा, मध्य। इसको आपको पूछ ले ये विवृत है या अर्ध विवृत है, तो आपको बताना है अर्ध विवृत। मतलब विवृत का अर्थ आपको मैंने बताया कि मुख अधिक से अधिक खुले, अर्ध का मतलब है अधिक से कम, थोड़ा या आधे, जिस वर्ण को बोलते वक्त हमारा मुख खुलता है, तो इस कारण क्या हुआ, अर्ध विवृत। हर्ष है मतलब छोटा, ठीक है, यहाँ दीर्घ आ जाता तो बड़ा, लेकिन ये है क्या है, हर्ष है। और फिर अवृत मुखी है, बोल के देख लो, ए मतलब हमारे जो होठ हैं वो वृत्त का रूप नहीं लेकर किसका रूप ले रहे हैं, फैलाव का, इस कारण अवृत मुखी, यानी वृत्त न होकर अवृत मुखी, या इन्हें उदासीन स्वर कहा जाता है। मतलब ए का हमने पढ़ा भी कि एक एक प्रकार का उदासीन स्वर है, ठीक है। जैसे अनंग, कमल, इन वर्णों में देख लो अक्ष,
उसके बाद आ का उच्चारण स्थान की बात करें, जो जीवा के मैंने 3 भेद थे, जीवा के भाग के आधार पर पढ़े थे, जो अग्रभाग होता है और मध्य भाग होता है, पश्चिम भाग होता है। इस आधार पर आ का कौन सा स्थान है, पश्चिम। विपरीत यानी मुख अधिक खुलता है, इसमें कम खुल रहा था अधिक की तुलना में आधा। दीर्घ यानी बड़ा रूप में आ क्या है, बड़ा ए का आ बड़ा रूप है। और अवृत मुखी आपको बता ही दिया कि बोलते वक्त हमारे जो होठों का आकार क्या है, एक वृत्त के रूप में न होकर फैलाव के रूप में, इस कारण अवृत मुखी है। जैसे आयुष, दाल, घना। ठीक है, तो याद रखना। अगला है जो हमने संस्कृत से न लेकर इंग्लिश से लिया गया, वो जिसमें कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस ऐसे नाम आते हैं, ये जो गृहीत किया गया वो है। इसका स्थान पूछ ले तो ये कहाँ से बोलता है, पश्चिम यानी जीव का पश्चिम भाग। 3 भाग मैंने अभी बताए, अग्र, मध्य और पश्चिम या पश्च जो होता है। फिर अर्धविपरीत मतलब आधा खुला हुआ रहता है, मुख दीर्घ है। ठीक है, वृत्त मुखी है। बोल के देख लो, ओ यानी जब भी हम बोलेंगे ओ तो किस में आएगा, हमारे जो होठ है एक राउंडिंग रूप में आएंगे या गोल वृत्त के रूप में आएंगे, इस कारण इनको क्या माना है, वृत्तमुखी। ठीक है, जैसे शब्द कौन कौन से, ऑफिस, जैसे हम ऑफिस शब्द लिखते हैं, डॉक्टर शब्द लिखते हैं या कॉलेज लिखते हैं, तो ये जो वर्ण है प्रयोग में होता है। उसके बाद बात करें ई का कौन सा है, तो ई का देख लो, ये जब भी बोलते हैं तो जीवा का अग्रभाग प्रयोग में होता है, यानी जो भाग होता है जीवा के भाग के आधार पर बात करें तो अग्र, और मुख खुलने के आधार पर बात करें, संवृत विपरीत में बात की थी तो संवृत का अर्थ है कम, यानी ई बोलते वक्त हमारा मुख सबसे कम खुलता है, इस कारण इनको संवृत में रखा गया है। फिर बात करें तो हर्स्व है, क्योंकि ये छोटी ई है। ठीक है, फिर अवृत मुखी मतलब बोलते वक्त हमारा मुख जो होठों का आकार है वो वृत्त में न होकर फैलाव के रूप में होता है, इस कारण अवृत मुखी है। जैसे इमली, छोटी री। ठीक है, तो याद रह गया होगा। अब बात करते हैं बड़ी ई की। बड़ी कहाँ से बोली जाती है, अग्रभाग से, जीवा के अग्रभाग से। फिर बात करें तो ये अगर हो गया। फिर बात करें संवृत मतलब लगभग मुंह बंद के रूप में, और उसके बाद बात करें तो दीर्घ यानी जो छोटी ई वो क्या थी, हर्स्व थी, और ये दीर्घ यानी बड़ी अवृत मुखी मतलब बोलते वक्त हमारा मुख फैलाव के रूप में, होठों के आकार फैलाव के रूप में होता है, न कि गोल रूप में। इसके उदाहरण देख लो, इक्षण, कील, गई, इस प्रकार के जो वर्ण या शब्द लिखे हुए उनमें इसका प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें छोटा ऊ। छोटा ऊ कहाँ से बोला जाता है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि यदि आपको पूछ ले कि भाई जीवा के किस भाग से बोला जाता है तो आपको बताना है पश्च या पश्चे, जो जीवा का अंतिम भाग होता है कंठ की तरफ, वहाँ से संवृत यानी बंद एकदम, जब बोलते वक्त मुख लगभग बंद रहता है। हर्स्व है क्योंकि ये छोटा वो है, वो वृत्त मुखी है मतलब बोलते वक्त क्या हमारा जो होठों का आकार है वो वृत्त के रूप में हो जाता है। उसके बाद बात करें उपला, ऐसे शब्द आएंगे, कुल, साधु, जिसमें क्या होगा, इन वर्णों का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं बडाऊ कहाँ से बोला जाता है, मैंने तो ये बात है, तो ये पश्चिम भाग से बोला जाता है और संवृत है ही। उसके बाद दीर्घ है क्योंकि ऊ का रूप क्या है, बड़ा, और वृत्त मुखी है ही, जैसे ऊन, फूल, ताऊ, ऐसे शब्द आए तो वो कहाँ से बोले जाते हैं, इनको मैं उच्चारण स्थान आपके बता ही दिए। संवृत विपरीत यहाँ कंफ्यूज होने की संभावना है, यहाँ तो याद रखना है। उसके बाद री, ये जीवा के अग्रभाग से बोली जाती है, ये संवृत है मतलब बंद के आकार में ज़्यादातर मुख रहता है। ये छोटा है, छोटा री है, इसका ये अवृत मुखी है, बोलते वक्त हमारे होठ क्या है, एक वृत्त के रूप में न आकर फैलाव के रूप में आते हैं, जैसे ऋषि, कृपा, क्रिय है। ठीक है, अब बात करते हैं ए का
ये कहाँ जीव के कौन से हिस्से से बोला जाता है, अग्र से। फिर अर्ध संवरित मतलब पूरा बंद नहीं होकर थोड़ा खुले रूप में मुख रहे, तो इसका उच्चारण होता है किसका, ए का। ये दीर्घ रूप में हो गई क्योंकि इसमें ए प्लस से ई का रूप हुआ, तो ये दीर्घ रूप हो गया। और वृत्तमुखी है ही, जिसमें जैसे एकता, खेल, ने, ऐसे शब्दों में इनका प्रयोग होता है। उसके बाद बात करें ऐ, ऐ ये अग्रभाग से की जाती है, उच्चारण इसका स्थान है, ये अर्ध विवरित है, ये संवरित है, मतलब ए का स्थान अर्ध संवरित, ये अर्ध विवरित, ठीक है। उसके बाद दीर्घ है, वृत्तमुखी है, ऐसे जैसे शब्द है ऐसा, मेल, है, ठीक है। उसके बाद अगले ओ की बात करें तो ओ का स्थान है पश्चे या पश्च, अर्ध संवरित। संवरित को मैंने आपको बार बार बता दिया संवरित होता कौन सा है। संवरित आपको जब भी पूछ ले कि संवरित का अर्थ होता है लगभग बंद, विवरित का अर्थ है अधिक से अधिक खुला हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अर्ध संवरित, फिर दीर्घ और वृत्तमुखी, ठीक है। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, ओखली, खोल, रो, ठीक है। अब औ की बात करें, ये एक बोला कहाँ से बोला जाने वाला वर्ण है, तो आपको पूछ ले तो आपको बताना ये पश्च या पश्चे, यानी जीव का जो तीन भाग होते हैं अग्र, मध्य, पश्चे, तो ये पश्चे से बोला जाता है। कौन सा, औ। अर्ध विवरित होता है, ये देखो विवरित, विवरित और अर्ध विवरित। विवरित का अर्थ क्या है, अधिक से अधिक मुख खुले, और अर्ध का मतलब थोड़ा कम या आधा के रूप में जब मुंह खुले, तो औ का उच्चारण होता है दीर्घ है, वृत्तमुखी है, बोल के देख लो। हमारे जो होठ है वो किस रूप में आएंगे, वृत्त के रूप में, औ, ठीक है। इस प्रकार हमारी क्लास संपूर्ण हुई। कैसी लगी आपको, जो हिंदी व्याकरण के जो हमारे प्रथम टॉपिक चल रहे थे, इसकी चारों क्लासों में पूरा हो गया। मैंने पूरी कोशिश किया कि कहीं से भी इसमें कुछ बच ना जाए, पूरा पढ़ा दिया। एक बार नहीं समझ में आए तो दो बार लेने की कोशिश करो, दो बार नहीं है 3 बार। क्लास ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, आपको कहीं किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और पूरा आपको बता दिया मैंने। एक बार फिर जल्दी जल्दी बताने की हिम्मत करूं तो देख लो यहाँ से, और बाकी का कल हो गया था, 2 बार ऐसे ही बता दिया। आपको ये पूछ ले कि भाई हिंदी भाषा में कुछ ऐसे वर्ण भी हैं जिनका 2-2 उच्चारण स्थान होता है, जैसे मैंने हर वर्ण का जो 5वां है आपको बताया था कि उस वर्ग का स्थान जहाँ होता है वहीं तो माना ही गया है, लेकिन नासिका माना गया है। इस आधार पर हर वर्ग का 5वां वर्ण अपने वर्ग जहाँ से भी बोला जाता है, जैसे कै वर्ग कहाँ से बोला जाता है तो आपको बताना पड़ेगा, कंठ, तो कंठ से भी बोला जाएगा और नासिका से। इस आधार पर इसके भेद हो गए, ठीक है। इसी प्रकार चय वर्ग का जो अंतिम है तालु से भी बोला जाता है, क्यों चय वर्ग पूरा तालु से बोला जाता है, साथ में ये नासिका से भी हो गया है, ठीक है। फिर टय वर्ग का मुर्दा से भी बोला जाता है और नासिका से, नय भी बता दिया, दंते से भी और नासिका से, मय का बता दिया, और ओटो से जैसे पय वर्ग पूरा अपू में पड़ा और फिर नासिका है ही, तो आपको याद रखना है। ए और आई का कंठ और तालु बता दिया, और औ का कंठ और ओष्ठ बता दिया, क्योंकि ऊ का स्थान है कहाँ है, ओष्ठ है। फिर वह और फै का दंत और ओष्ठ बता दिया, है का काकल्य, अलिजीवा और कंठ होते हैं, ठीक है। व्याख्या इनकी मैंने बताई दी, सारी वही चीज़ें ये सारे बता दिए, भी बता के आए वही हैं ऊपर वाले। उसके बाद मैंने है जो हर 11 हमारे स्वर हैं उनको कहाँ कहाँ से बोला जाता है, जैसे आपको अर्ध संवरित के रूप में पूछ ले, अर्ध विवरित के रूप में पूछ ले, ये आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं मैं पीछे वाले जिस तरीके से बता के आया हूँ कि भाई किस में शामिल हैं, ये वृत्त में या अवृत्त में, आपको कुछ घोष में पूछ ले या महाप्राण अल्प प्राण में पूछ ले तो वहाँ अच्छा रहेगा, यहाँ से रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये किताबी भाषा आपको आवश्यकता नहीं है, याद भी नहीं रहेंगे,
लेकिन समझने की जरूरत है, समझ गए तो ये याद भी रह जाएंगे। ठीक है, आपको बता ही दिया, एक स्थान मध्य है, अर्धविपरीत है, हर्षव है, ऊर्ध्वमुखी है, उदासीन है। ठीक है, फिर आ का मैंने बता ही दिया, पश्च है, विपरीत यानी बहुत ज़्यादा खुलता है, यानी एक ही, हमने पढ़ा भी एक ही था कि आपको पूछ ले कि जीवा के किस भाग, नहीं ये विपरीत और अर्धविपरीत ये 4 भाग पढ़े थे, इसमें पूछे तो आपको विपरीत पता ना, यानी जब एक का उच्चारण करें तो सबसे ज़्यादा हमारा चेहरा या मुख खुलता है, इस आधार पर इनको किस में रखा है, विपरीत। अवृत मुखी है ही, वो जो लिया गया है ये वृत्त मुखी है, खास करके ये बोलना है जो अंग्रेजी लिए, जैसे ऑफिस, डॉक्टर, कॉलेज जैसे नामों में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अर्ध विपरीत है ही, पश्च है ही, ई का मैंने अगर बता दिया, संवृत यानी बंद हुआ, लगभग बोलते वक्त ई बोलते हैं तो दोनों ही ई मान के चलो, एक इसमें आएंगे संवृत यानी बंद के रूप में। ठीक है, हर्स्व है, अवृत मुखी है, ई बता दिया, ये देख लो संवृत में यही है, छोटा और बड़ा ई, दीर्घ है, ये दीर्घ हो गया क्यों, बड़ी ई है इस कारण, और अवृत मुखी है ही। फिर ऊ की बात करें, ये पश्च है, संवृत है, यानी संवृत का अर्थ क्या है, कम खुलता है मुख, हस्व है, अवृत मुखी है। यहाँ से आपको क्या बात मैंने एक बताई है, खास करके वो रखना है कि रटना नहीं है, वहाँ पीछे वाली क्लासों में ये सारे समझाए गए हैं, वहाँ से ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से सुन लेना, आपको याद हो जाएंगे। यहाँ रटने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई सारे स्वर कहाँ बोले जाते हैं, कहाँ कहाँ से बोला जाता है, तो इस आधार पर ऊ की बात करें, बड़े ऊ की पश्च है, संवृत है, दीर्घ संवृत, वृत्तमुखी है। ठीक है, री की बात करें, छोटी की अग्र है, संवृत है, हर्ष है यानी छोटी रूप में है ही, अवृत्तमुखी है ही। ठीक है, फिर ए की बात करें, अग्र है ही, अर्ध संवृत है ही, दीर्घ और अवृत्तमुखी है। आई की बात करें तो अग्र तो है ही है, अर्ध विपरीत है, दीर्घ है, अवृत्तमुखी है। ठीक है, ये स्वरों की बात चल रही है। ओ की बात करें तो पश्च है, अर्ध संवृत है, दीर्घ है, वृत्तमुखी है, और ओंकली, खोल ऐसे शब्द आते हैं। उसके बाद पढ़ा औ, ये पश्च है, अर्ध विपरीत है, यानी ज़्यादा मुख खुलता है, दीर्घ है, वृत्तमुखी है। आपको बार बार इनको देखना है, याद रखने की कोशिश करना है। हमारे जो मैंने अभी भी बताया जो क्लास थी, 4th क्लास है ये पूरी हो गई है वर्ण विचार की। ठीक है, अगला जो टॉपिक, चाहे राजस्थान की कला संस्कृति से लो या इतिहास से लूँगा, हिंदी से न होकर राजस्थान के टॉपिक से लिया जाएगा। ये हमारी क्लास है, समाप्त हो गई है, 4th क्लास है। नमस्ते सभी को, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगी, और भी कोशिश करना 1 से 2 बार लेने की। और भी समझ में नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद सभी को, नमस्ते।